हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के बीच में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डिफरेंशिएशन लेकर आई हूँ। मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का जितना भी पोर्शन था मैंने वो सारे ही पोर्शन को कवर करवा दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। So, direct and indirect labor cost on the basis of meaning। तो देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर कॉस्ट होता है जो कि हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टेड रिलेटेड होता है। इसका मीनिंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। होप सो आप लोगों को पता होगा। और सेम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर कॉस्ट होता है जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। विथ एग्ज़ाम्पल मेरे प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, होप सो कि आपने वो देखा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे होता है। तो देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो एक पार्ट बन जाता है प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे एक डायरेक्ट पूरे एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, जबकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये एक ट्रीट किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस, एक प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाता है। नेचर कैसा होता है? नेचर होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमेशा वेरिएबल इन नेचर होता है। वेरिएबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हो जाए। जैसे कि आज हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का आइडल टाइम था कुछ, मतलब उसने थोड़ा टाइम लिया खाना खाने में। लेबर्स जो थे उन्होंने कुछ ही टाइम लिया खाना खाने में, लेकिन कल उन्होंने क्या किया, वो 1 घंटा बिता कर आए। तो वो क्या है, वो एक वेरिएबल इन नेचर है। वो टाइम वो आप कैसे भी करो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो हर टाइम अपने कॉस्टिंग में वो चेंज होता रहता है। जबकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होगा वो एक तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, वो फिक्स्ड रहता है। देखो, उसके बाद एग्जांपल्स दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। वेजेस जो हम वर्कर को पे करते हैं, जो मशीन डिपार्टमेंट में होता है, फिर डिपार्टमेंट असेंबलिंग डिपार्टमेंट में होता है, तो ये सारी जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? जो कि लाने में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा में जो भी हेल्प होता है उससे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब देखो, ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मार्क आउट कर लो कि क्यों नेसेसरी है हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से। क्योंकि आप अगर एक चीज़ को प्रॉपरली समझोगे नहीं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ लग रहा है, तो आप अपने प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है आप उसको नहीं बचा पाओगे। आप अच्छे से सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपका जो भी फैक्ट्री में काम चल रहा है वो किस वे में हो रहा है। तो अगर बेसिक तरीके से बोले तो सब अपना चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमेशा ये डिफरेंस करके रखते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ लग रहा है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ लग रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स में क्या लिखा है। फॉर कैलकुलेटिंग एक्यूरेट लेबर कॉस्ट एंड दस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक्यूरेट लेबर कॉस्ट का पता लगने के बाद आप उसको प्रॉपरली स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके आप उसको अच्छे तरीके से रख पाओगे। फॉर फैसिलिटिंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर ओवरहेड मतलब कि लेबर का जितने भी एक्सपेंसेस है आप पहले से अज्यूम कर लोगे कि हाँ इतना खर्चा लगेगा, इतना खर्चा नहीं लगेगा, तो उसका कैलकुलेशन के लिए भी आपको डिफरेंस करना पड़ता है। फॉर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स मतलब कि आपको पता लगाने के लिए कि कितने एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, कहाँ पे मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा, आपको एक अज्यूम करने के लिए पहले ही आपको उसमें डिफरेंशिएशन कर लेना पड़ता है। फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स मतलब रिवॉर्ड्स। मान लो कि कोई एक वर्कर ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो अगर आपको पता होगा कि उसका लेबर वेजेस इतना है तो आप उसको कुछ बढ़ा के दे सकते हो।
तो वो सारी स्कीम्स के लिए भी आपको लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितने पार्ट आ रहे हैं, कैसे हैं, आपको उसका डिफरेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो फॉर इंटर यूनिट कंपैरिजन। इंटर यूनिट कंपैरिजन मतलब कि कौन लेबर कितने मिनट में कितना काम कर रहा है, काम और आवर्स दोनों ही यूनिट को कंपेयर करना को ही हम बोलते हैं इंटर यूनिट कंपैरिजन। तो इसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो फॉर एस्टिमेटिंग टोटल लेबर कॉस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक टोटल लेबर कॉस्ट कितना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के भी कितने लेबर कॉस्ट लग रहा है, उसको भी समझने के लिए हमें इसका ज़रूरी पड़ता है। देखो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने एक टॉपिक को बोला था कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर सोचा कि वो टॉपिक को भी अच्छे से कवर करा लेते हैं, तो मैंने वो पोर्शन को भी मैंने कवर कर लिया है, जो कि था कि लेबर कॉस्ट का वेजेस किस टाइप में वेरियस पेमेंट्स में पे किया जाता है। तो ये वेरियस पेमेंट किस टाइप के पेमेंट्स होते हैं। देखो सबसे पहला होता है मॉनिटरी पेमेंट्स, मॉनिटरी बेनिफिट्स, मतलब कि पैसे के रूप में। एक लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप उसको पेमेंट बहुत तरीके से कर सकते हो। आप उसको वेजेस तो दोगे ही, लेकिन आप उसके साथ कुछ बेनिफिट्स भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, तो मैं आप लोगों को वो सारी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि बेसिक वेजेस, कॉमन सी बात है, वो पैसे के रूप में ले रहा है। यहाँ पे मॉनिटरी मतलब इन्वॉल्व ऑफ कैश, कहीं पे आपको लिखने का मन है आप लिख लो, साइड में याद रहेगा। आप उसको बेसिक वेजेस दोगे, डियरेंस अलाउंस दोगे, हाउस रेंट अलाउंस दोगे, जब वो अच्छा काम करेगा तो आप उसको बोनस दोगे अपने प्रोडक्शन में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो कैश में दे रहे हो आप, ठीक है। डिफरेंटरी मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब ये उस टाइप का बेनिफिट्स है जो कि पैसे से इन्वॉल्व है, लेकिन टोटली पैसे से इन्वॉल्व नहीं है। मैं ये वर्ड्स को आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक एम्प्लॉय जो है ना, पीएफ काट के उसको पैसा देता है, अपने कोई लेबर है उसको पैसा दे रहा है, यानी कि एक टाइप से आप देख सकते हो कि उसकी सेविंग्स हो रही है। एट द एंड उसको सारा पैसा मिलेगा, उस टाइम में नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय क्या करता है, अपने जो वर्कर्स है उसको प्रोवाइड करता है। तो कैसे कैसे कर सकता है, जैसे वो कंट्रीब्यूट कर दिया पीएफ देने में, कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कि वो कुछ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में हेल्प कर दिया, रिटायरमेंट के टाइम में उसको ग्रेच्युटी दे दिया, या फिर उसको पेंशन्स दे दिया, और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसको भी बोनस शेयर कर दिया। ये अदर देन कैश है, मतलब कैश का तो इन्वॉल्व है लेकिन एट द एंड, नॉट एट द स्टार्टिंग। अब ये देखो फ्रिंज और नॉन क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स, ये क्या होता है, ये जो बेनिफिट्स होता है ये मॉनिटरी नहीं होता है, नो मनी इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब क्या, जैसे आपको फ्री में किसी दिन खाना खिला दिया, फ्री में आपको हाउसिंग रख लिया कि आप मेरे यहाँ काम करो, मैं आपको रहने के लिए दे दूँगा। तो ये सारी जो क्या है, आपको कैश नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक बेनिफिट्स मिल रहा है, आपके बच्चों को मैं पढ़ा दूँगा, आप मेरे यहाँ काम करो, ऐसा बोल के जो एम्प्लॉयज़ जो दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी बोलो, कैंटीन्स बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, क्लब्स बोलो, और भी बहुत तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज, जिसमें कैश का इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो आप याद कर लो कि एक्सपेंसेस लिस्टेड अंडर 3 मे बी टर्म्ड एज वेलफेयर एक्सपेंसेस। वेलफेयर ही मतलब क्या, अच्छा, किसी का अच्छा सोचना, वैसे एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाता है। मतलब नंबर 3 पॉइंट क्या है, ये। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, वेलफेयर एक्सपेंसेस में। तब से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि इसके एग्जांपल को लेके इसको और क्या कहते हैं, तो आप वहाँ पे मार्क आउट करके आओगे वेलफेयर एक्सपेंसेस। होप सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आप बहुत ही प्रॉपर्ली सब कुछ कवर कर रहे हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।